हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा प्रजापर। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मैग्नेट्रॉन्स की, जिसमें मैं डिस्कस करूंगी सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन के बारे में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टॉक अबाउट द मैग्नेट्रॉन्स, जिन्हें हम एम टाइप ट्यूब भी कहा जाता है। बेसिकली जो मैग्नेट्रॉन्स है इनको हाई माइक्रोवेव पावर के हाई पावर सोर्स के टर्म में यूज में लिया जाता है, जिनकी एक लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्यूनिंग होती है। सबसे पहले मैग्नेट्रॉन को इन्वेंट हल ने किया था 1921 में, और फर्दर इसकी पावर को इम्प्रूव किया गया था रैंडॉल एंड बूट के द्वारा अराउंड 1939 में। मैग्नेट्रॉन्स मोस्टली हमें माइक्रोवेव ऑसिलेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जिनकी पावर बहुत हाई होती है। मैग्नेट्रॉन्स बेसिकली इनके अंदर इलेक्ट्रॉन मोशन होती है, जहाँ पे स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एग्जिस्ट करते हैं। मेनली मैग्नेट्रॉन्स को तीन कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है, जिसमें फर्स्ट कैटेगरी है द नेगेटिव रेजिस्टेंस मैग्नेट्रॉन, जिसे स्प्लिट एनोड मैग्नेट्रॉन भी कहा जाता है। इस प्रकार के मैग्नेट्रॉन में नेगेटिव रेजिस्टेंस को यूज में लिया जाता है दो एनोड सेगमेंट्स के बीच में, बट ये जो नेगेटिव रेजिस्टेंस मैग्नेट्रॉन है इसकी एफिशिएंसी बहुत कम होती है और इसको मोस्टली लो फ्रिक्वेंसीज पे यूज में लिया जाता है, जैसे कि लेस देन 500 मेगाहर्ट्ज। दूसरे टाइप के मैग्नेट्रॉन्स होते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार के मैग्नेट्रॉन में और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑल्टरनेटिंग कंपोनेंट और इलेक्ट्रॉन्स के पीरियोडिक ऑसिलेशंस के बीच में सिंक्रोनाइज किया जाता है एंड विच इज अप्लाइड इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू द फील्ड। और इस प्रकार के मैग्नेट्रॉन को मोस्टली यूज किया जाता है फॉर द केस ऑफ द फ्रीक्वेंसी मोर देन 100 मेगाहर्ट्ज। थर्ड टाइप का मैग्नेट्रॉन होता है मल्टी कैविटी ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन। इस प्रकार के मैग्नेट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स के इंटरेक्शन को स्टडी किया जाता है रोटेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साथ में, जो कि कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में मूव करते हैं। और मल्टी कैविटी ट्रैवलिंग वेव माइक्रो मैग्नेट्रॉन सुपीरियर होते हैं परफॉर्मेंस में, साथ ही दे आर टेक्निकली हाईली डेवलप्ड डिवाइसेस। मल्टी कैविटी ट्रैवलिंग वेव मैग्नेट्रॉन की बहुत सारी वैरायटी एग्जिस्ट करती है, जैसे कि सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन, voltage tunable magnetron, inverted coaxial magnetron, and the frequency acyclic magnetron, and etc. So now I am talking about the cylindrical multi-cavity magnetron. आप यहाँ पे इस फिगर में सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन का एक कंस्ट्रक्शनल डिटेलिक व्यू देख सकते हैं, जिसमें हमारे पास में यहाँ पे एक कोएक्सियल कैथोड है। जहाँ पे मैं पॉइंटर से पॉइंट आउट कर रही हूँ दैट इज इन द सर्किल फॉर्म, यह एक कोएक्सियल कैथोड है। साथ ही हमारे पास में यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स आप देख सकते हैं, जिन्हें हम कहते हैं दीज आर मल्टी कैविटी सिलेंड्रिकल एनोड ब्लॉक्स। सो दीज आर दी मल्टी कैविटी एनोड ब्लॉक्स, जिनमें हमने बहुत सारी रेजोनेंट कैविटीज आप देख सकते हैं। यहाँ पे हमने रेजोनेंट कैविटीज हमने कनेक्ट कर रखी है इन गैप्स के बीच में, और इन कैविटीज पर एक हाई डीसी वोल्टेज अप्लाई किया गया है। सो दिस इज अ मल्टी कैविटी सिलेंड्रिकल एनोड ब्लॉक, जिसमें बहुत सारे रेजोनेंट कैविटीज हैं एंड ऑल दीज कैविटीज आर कैप्ट एट द हाई डीसी वोल्टेज। मेनली ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा स्लो वेव स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक कैथोड और इस एनोड अरेंजमेंट के बीच में यहाँ पे खाली स्पेस होती है, जिसे हम कैथोड एनोड स्पेस कहते हैं, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का इंटरेक्शन होता है। साथ ही हम यहाँ देख सकते हैं कि हमने इस मल्टी कैविटी सिलेंड्रिकल एनोड ब्लॉक की एक कैविटी से एक आउटपुट कपलिंग कैविटी ली है, जिससे माइक्रोवेव पावर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फर्दर यहाँ पे इस पूरे अरेंजमेंट को एक परमानेंट मैग्नेट में प्लेस किया जाता है। ये मैग्नेट एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करवाती है, whose डायरेक्शन इज अलोंग द एक्सियल लेंथ ऑफ द कैथोड, और साथ ही दिस मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द रेडियल डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे हमने कहा था कि हमारे पास में ये कैथोड है, दिस इज द एनोड कन्फिग्रेशन। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दिस इज अ रेडियल डीसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एंड यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है दैट इज अलोंग द एक्सियल लेंथ ऑफ द कैथोड, एंड बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर। So this is the constructional detail of the cavity magnetron, which I have already discussed. So हमारे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में एक थिक सिलेंड्रिकल कैथोड होता है सेंटर में, साथ ही एक कोएक्सियल सिलेंड्रिकल ब्लॉक है, कॉपर का बना हुआ होते हैं ये, जो कि एक एनोड की तरह ट्रीट करते हैं।
आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस एनोड ब्लॉक में देयर आर अ नंबर ऑफ द होल्स एंड स्लॉट्स, जो कि हमारे पास में एक रेजोनेंट एनोड कैविटी की तरह ट्रीट करते हैं। एनोड और कैथोड के बीच का इंटरेक्शन स्पेस है, जिसमें हमने पावर आउटपुट एक्सट्रैक्ट करने के लिए एक हमने केबल लगाया है। साथ ही हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ क्रॉस फील्ड डिवाइस, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड है एनोड और कैथोड के बीच में, विच इज इन द रेडियल डायरेक्शन, एंड द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। Now I am talking about the operation of this cylindrical multi-cavity magnetron. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कैविटीज़ है और ये सभी कैविटीज़ एक दूसरे से टाइटली कपल्ड होती है। अगर हम जनरली बात करते हैं एन कैविटी के, वेयर एन इज द नंबर ऑफ द कैविटीज इन द सिलेंड्रिकल एनोड पार्ट, अगर हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एन कैविटी है जो कि एक दूसरे से टाइटली कपल्ड है, सो इनके उस केस में कैपिटल एन मोड ऑफ ऑपरेशन होंगे, जिसमें हर एक मोड की एक कैरेक्टरिस्टिक फ्रिक्वेंसी होगी, साथ ही उसका एक पर्टिकुलर फेज ऑफ ऑसिलेशन होगा जो कि उसके एडजेसेंट कैविटी से रिलेटेड होता है। अगर हम ये चाहते हैं कि इसमें यहाँ पे जो मोड्स हैं वो कंसिस्टेंट हो, सेल्फ कंसिस्टेंट हो, तो यह कंडीशन होती है कि जो टोटल फेज शिफ्ट है अराउंड द रिंग ऑफ द कैविटी रेजोनेटर, इट शुड बी द 2 पाई n, वेयर स्मॉल n इज द इंटीजर नंबर। सपोज मैं ये कह रही हूँ कि दिस इज द 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन। अगर यह 8 कैविटी मैग्नेट्रॉन है तो उस केस में हर एक कैविटी के अक्रॉस 40 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 40 into 8, that will be the 360 डिग्री, तो ओवरऑल हमें 360 डिग्री का फेज शिफ्ट मिलेगा। सो हम ये कहते हैं कि अगर हमें इतना फेज शिफ्ट चाहिए तो उसके लिए मिनिमम फेज शिफ्ट अराउंड दी वन कैविटी शुड बी द 45 डिग्री। सो अगर हम यहाँ पे ये कह रहे हैं कि 5V रिप्रेजेंट द रिलेटिव फेज चेंज ऑफ द AC इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने यहाँ पे AC फील्ड लगा रखा है उसका रिलेटिव फेज चेंज इज द 5V, देन इन दैट केस 5V शुड बी द 2 पाई स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, जहाँ पे जो स्मॉल n है दैट इज द 0 +- 1 +- 2 एंड सो ऑन +- n अपॉन 2। और अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं n/2 की, तो दिस इज द मोड ऑफ द रेजोनेंस, और ये तभी एग्जिस्ट करता है जबकि n की वैल्यू इवन नंबर हो। अगर हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे स्मॉल n की वैल्यू जो है कैपिटल N अपॉन 2 के इक्वल है, तो उस केस में हमें 5V की वैल्यू मिलेगी पाई, और उस मोड को कहा जाता है पाई मोड। और अगर हम कहते हैं n बराबर 0 यानी 5V बराबर 0, यानी उस केस में कोई फेज शिफ्ट जनरेट नहीं हो रहा है, और उस मोड को कहा जाता है जीरो मोड। और उसका मीनिंग यह होता है कि उस केस में कोई RF इलेक्ट्रिक फील्ड एनोड और कैथोड के बीच में एक्टिवेट नहीं है, और ये वाला मोड मैग्नेट्रॉन के ऑपरेशन में कोई यूज का नहीं होता है, एंड यूजुअली दिस फील्ड इज नोन एज द फ्रिंजिंग फील्ड। तो अगर हमें यहाँ पे मैग्नेट्रॉन के ऑपरेशन को समझना है तो उससे पहले हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर को स्टडी करना पड़ेगा। साथ ही हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की रिलेटिव स्ट्रेंथ के साथ में उसकी डिपेंडेंसी देखनी होगी, एंड द बिहेवियर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इमिटेड फ्रॉम द कैथोड एंड मूविंग टुवर्ड्स द एनोड विल बी ट्रैवलिंग थ्रू द इंटरेक्शन स्पेस। अब मैं आगे यहाँ पे बात कर रही हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर की। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने एक फिगर यहाँ पे बता रही हूँ, एंड दिस फिगर इज शोइंग द इलेक्ट्रॉन ट्रैजेक्टरीज इन द प्रेजेंस ऑफ क्रॉस्ड इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसमें मैं 4 केसेस की बात करूंगी कि जब हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाया, जब स्मॉल मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया, व्हेन देयर इज अ क्रिटिकल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड and there is an excessive amount of the magnetic field is applied. So this is the cathode, these are the anode cavity, this is the area where interaction between the electron with magnetic field is taking place, and these are the trajectories. आप यहाँ देख सकते हैं A, B, C और D. These are the trajectories of the electron under the effect of the electric and the magnetic field. सो फर्स्ट केस जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कि व्हेन देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड बिटवीन दीज कैविटीज। सो उस केस में आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक लाइन शो की है ए पॉइंट से, मीन्स उस केस में इलेक्ट्रॉन सीधा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रेवल करता है बिकॉज ऑफ द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्टिंग ऑन इट, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को जीरो किया है, और उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है सीधा कैथोड से निकल के एनोड की तरफ स्ट्रेट पाथ में मूव करता है बिकॉज ऑफ द रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हमने यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को थोड़ा सा हमने यहाँ पे इंक्रीज किया सच दैट फॉर द मॉडरेट वैल्यू ऑफ बी,
उस केस में आप यहाँ देख सकते हैं बी पाथ बी से मैंने उसको शो किया है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को स्लाइटली इंक्रीज किया जाता है उस केस में इलेक्ट्रॉन का पाथ यहाँ पे हमें थोड़ा सा टिंटेड दिखाई दे रहा है, एंड इट इज बिकॉज ऑफ द लैटरल फोर्स एंड देयर इज अ बेंडिंग ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच इज शोन बाय द पाथ बी। और इस केस में अगर हमें बी पाथ के लिए इलेक्ट्रॉन के जो रेडियस पाथ की रेडियस अगर हमें देनी होगी देन इट विल बी गिवन बाय द कैपिटल आर इज इक्वल टू द एम वी अपॉन स्मॉल ई इंटू द बी। और यहाँ पे जो पाथ की रेडियस है ये मेनली डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे और साथ ही मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे। अब अगर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को उसकी मॉडरेट वैल्यू से थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिए, मीन्स हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स पाथ सी फॉलो करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे पाथ सी को पॉइंट एरो के द्वारा शो किया है कि अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को मॉडरेट वैल्यू से ज्यादा इंक्रीज किया है तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा सी पाथ को फॉलो किया जाएगा। इस केस में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जाके एनोड को टच करके वापस से कैथोड में रिटर्न हो रहा है। सो इन दैट केस एनोड करंट बिकम 0 एंड दी मैग्नेटिक फील्ड, आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर मैग्नेटिक फील्ड लगाया है जिस केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एनोड को जस्ट ग्रेस करके वापस से कैथोड में रिटर्न हो रहे हैं। सो दिस मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज द कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द बीसी। अब अगर यहाँ पे हमने मैग्नेटिक फील्ड को बीसी से भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया है तो उस केस में इफ B इज मच ग्रेटर देन BC, उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करता है और वो C इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा वेलोसिटी से मूव करता है और वापस से कैथोड में रिटर्न हो जाता है। बट जो ये डी पाथ फॉलो करने वाले इलेक्ट्रॉन्स है ये अनयूजुअल हीटिंग जनरेट करते हैं एंड दिस कुड डैमेज द सेटअप। सो इसीलिए इस टाइप की हीटिंग को अवॉइड किया जाता है आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द ऑसिलेटर एंड दिस इज डन टू अवॉइड फॉल इन द इमिटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कैथोड। अभी मैंने यहाँ पर जो 3 केसेस की बात करी है कि जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 थी, जब मैग्नेटिक फील्ड की हमने एक मॉडरेट वैल्यू ली दैट वाज द पाथ बी। सी केस में जब हमने मैग्नेटिक फील्ड को और ज्यादा इंक्रीज किया उस केस में हमें कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिला एंड द इलेक्ट्रॉन्स वर जस्ट रेजिंग एट द सरफेस ऑफ द एनोड एंड गेटिंग बैक टू द कैथोड एंड द अनदर वन वाज द डी। इन दैट केस दीज इलेक्ट्रॉन्स वर कॉजिंग द हीटिंग टू द मैग्नेट्रॉन। यहाँ पर अभी हमने जो 4 केसेस की बात करी है ये हमने बात की थी फॉर द स्टैटिक केस की इन द एब्सेंस ऑफ द RF फील्ड इन द कैविटी ऑफ मैग्नेट्रॉन, कि जब मैग्नेट्रॉन की कैविटी में कोई RF फील्ड नहीं एग्जिस्ट कर रहा था उस केस में हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाथ को हमने डिस्कस किया था। सो दीज वर द इलेक्ट्रॉन ट्रैजेक्टरीज इन द प्रेजेंस ऑफ द क्रॉस्ड इलेक्ट्रिकल एंड द मैग्नेटिक फील्ड्स। बट जब हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे RF फील्ड ऑसिलेशंस हो रहे हैं उस केस में हमें यहाँ पे ऑसिलेशन सस्टेन करने होते हैं और सस्टेन करने के लिए अभी जैसा कि हमने पहले बोला था कि हर एक कैविटी के अक्रॉस जो फेज शिफ्ट होना चाहिए एंड दैट शुड बी द स्मॉल n π/4 वेयर स्मॉल n इज एन इंटीजर नंबर। सो अब हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के साथ में हमने यहाँ पे RF फील्ड भी अप्लाई किया है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस इंटरेक्शन स्पेस में यहाँ पे कुछ डॉटेड लाइंस और कुछ रेगुलर लाइंस के द्वारा हमने इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिनोट किया है। यहाँ पर जो डॉटेड लाइंस है ये इलेक्ट्रॉन के पाथ को रेफर कर रही है जबकि हमने स्टैटिक फील्ड अप्लाई किया है इन द प्रेजेंस ऑफ द नो RF फील्ड। साथ ही जो सॉलिड पाथ है दीज आर रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रॉन ट्रैजेक्टरीज इन द प्रेजेंस ऑफ द RF ऑसिलेशंस इन द इंटरेक्शन स्पेस। दीज आर द solid lines which are showing the path of the electrons under the effect of the RF oscillations। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मैंने इलेक्ट्रॉन के पाथ को डिनोट किया है A, B, C और D पाथ से। आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन A है इसका पाथ बहुत ही लंबा है। It means this electron A is seen to be the slowed down in the presence of the oscillations और ये अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है and this electron is transferring energy to the oscillation due to its longer journey between the interaction area from cathode to the anode। so, यहाँ से आप देख सकते हैं इस इलेक्ट्रॉन ने कैथोड से स्टार्ट किया था ट्रेवल करना और एनोड पे एक लंबा पाथ ट्रेवल करते हुए पास आउट हो रहा है एंड ड्यूरिंग इट्स जर्नी इट इज इम्पार्टिंग इट्स एनर्जी टू द एनोड फर्दर।
और these electrons take participate in the transferring energy to the RF field and these electrons are known as the favored electron। और ये favored electron bunching process जनरेट करते हैं। फर्दर यहाँ पे हम एक इलेक्ट्रॉन बी देख सकते हैं, these electron B which is accelerated by the RF field बट लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन बी है ये ऑसिलेशंस को अपनी एनर्जी इम्पार्ट करने की बजाय ये ऑसिलेशन से अपनी एनर्जी लेता है और जिसकी वजह से इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है और फटाफट से ये अपना पाथ को बेंड करता है एंड और इंटरेक्शन स्पेस में बहुत ही कम टाइम स्पेंड करता है, वापस से कैथोड की तरफ रिटर्न हो जाता है और इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स। सो ए जो पाथ जो इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है उन इलेक्ट्रॉन्स को हमने नाम दिया था फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन जो कि पाथ बी फॉलो कर रहे हैं उनको हमने नाम दिया है अनफेवर्ड इलेक्ट्रॉन, जो कि एनर्जी इम्पार्टिंग प्रोसेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करते हैं और जो बल्कि ये इलेक्ट्रॉन्स हीटिंग जनरेट करते हैं एंड विच आर हार्मफुल। फर्दर हम तीसरे टाइप के इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, दैट इज द इलेक्ट्रॉन सी, जो कि थोड़ी देर बाद में इमिट होता है एंड इट इज अ लिटिल लेटर टू बी इन करेक्ट पोजीशन एंड मूव्स फास्टर। और ये बहुत तेज ट्रैवल करता है और ये इलेक्ट्रॉन ए को कैच करने की कोशिश करता है एंड फर्दर एंड इट कैचेज अप विद इलेक्ट्रॉन डी एंड these electron D will be slowed down to fall back in this tab with the electron A। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं this is the electron C, this is the electron D और इस प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है जैसे कि A, C, D यहाँ पे एक बंच बनाते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर एक स्पोक बन जाता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिस इज द फिगर 4 विच इज शोइंग द फेज फोकसिंग इफेक्ट। और यहाँ पे हमने हर एक 2 एनोड के लिए हमने इस प्रोसेस को शो किया है एंड विच इज डिनोटेड एज द फेज फोकसिंग इफेक्ट। ये फेज फोकसिंग इफेक्ट में क्या होता है, बेसिकली इट करस्पॉन्ड टू अ बंच ऑफ द फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द रेफरेंस इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन जो आप देख सकते हैं इस रेफरेंस इलेक्ट्रॉन के अक्रॉस यहाँ पे बंचिंग बनती है एंड दी स्पोक्स फॉर्म्ड इन द पाई मोड रोटेट एंड विद द एंगुलर वेलोसिटी करस्पॉन्डिंग टू द 2 पोल्स पर साइकिल। और जो ये फेज फोकसिंग इफेक्ट है ये फेवर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए होता है और ये इसमें इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी आरएफ ऑसिलेशंस को ट्रांसफर करते हैं, सो द ऑसिलेशंस आर सस्टेन्ड। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द मैथमेटिकल एनालिसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिलेंड्रिकल मैग्नेट्रॉन के एनालिसिस के लिए एक डायग्राम रिप्रेजेंट किया है। कैथोड और एनोड की रेडियस को डिनोट किया गया है ए और बी से। कैथोड की रेडियस ए है और एनोड की रेडियस बी है एंड द फाई इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बैंड्स। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली अप्लाइड है और उस केस में यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है दैट इज द पैराबोलिक। सो उस केस में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पे 3 फोर्सेस काम कर रहे हैं and that in the curved path of the radius of curvature small r and the velocity v in the interaction space of the cylindrical magnetron। And these 3 forces are like, first one is the force due to the electric field because the electric field is in the radial direction, so it will be represented by the minus small e capital ER force due to the magnetic field, as magnetic field is also applied and that will be the minus E into the V cross B, and then another force that is the centrifugal force that is the mv square upon r। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में इलेक्ट्रॉन के एक आर रेडियस के सर्कुलर ऑर्बिट में ट्रेवल करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r प्लस ई आर दैट विल बी इज इक्वल टू द EVB। ई आर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज में लिया है दैट इज वी नॉट अपॉन आर लॉग ऑफ बी अपॉन ए। यहाँ पे बी और ए जो है वो एनोड और कैथोड के रेडियस है रिस्पेक्टिवली एंड बी नॉट इज द वोल्टेज विच इज अप्लाइड ऑन द एनोड। फर्दर हम यहाँ पे साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी के लिए एक फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये कह रहे हैं कि जब ई आर की वैल्यू 0 होती है उस केस में इलेक्ट्रॉन जो है एक सर्कुलर पाथ में मूव करता है और वापस से वो कैथोड की तरफ रिटर्न हो जाता है। तो उस केस में जब हम यह कह रहे हैं कि ई आर की वैल्यू 0 है तो उस केस में हमें इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 की फॉर्म में मिलती है दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू दी EVB। यहाँ से जब हम इसको रीअरेंज करते हैं तो हमें v अपॉन आर की वैल्यू मिलती है EB अपॉन एम के इक्वल। v अपॉन आर को हमने नाम दिया है ओमेगा सी, यहाँ पे E अपॉन एम को हमने कांस्टेंट से रिप्रेजेंट किया है दैट इज द नीटा। सो यहाँ पे ओमेगा सी जो है इसको हमने नाम दिया है साइक्लोट्रॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फर्दर
when an equation is doing the motion in the cross electric field and the magnetic field B, उस केस में equation of motion for an electron will be written in terms of the equation number 4, that is the force m dv upon dt, that will be the minus of E into the ER plus V cross B। यहाँ पर जो V है वो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है। अब क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मोशन की बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल मल्टी कैविटी मैग्नेट्रॉन में, सो उस केस में अगर हमें इलेक्ट्रॉन की इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है, सो दैट विल बी रिटन इन द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड दिस विल बी रिटन एज इन द इक्वेशन नंबर 5a। So this will be in the cylindrical coordinate, that is the d2r over dt square minus r d theta upon dt square, that is equals to the neta of ER minus neta r d theta upon dt into the bz, and the 1 upon r d over dt r square d theta over dt, that will be the neta of bz dr over dt। यहाँ पे b is equals to the bz है because magnetic field is assumed to be applied in the positive z direction। In that case equation number b could be written in the form of the d over dt r square d theta over dt, that is equals to the 1 upon 2 of omega c d r square upon dt। जब हम इसको ओपन करते हैं तो हमें इसी फॉर्मेट में इक्वेशन मिलेगी because we have already discussed earlier। now omega c, that is the cyclotron frequency, is equals to the neta of bz। जब हम इस इक्वेशन नंबर 6 का इंटीग्रेशन करते हैं देन वी विल बी हैविंग द इक्वेशन नंबर 7 एज r square d theta over dt, that will be is equal to the 1 upon 2 omega c into the r square plus k, where k is nothing but just an integration constant। और इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट के वैल्यू को हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके फाइंड आउट कर सकते हैं। सो बाउंड्री कंडीशन हमने ये ली है कि व्हेन r is equals to the a, यहाँ पर जो a है वो कैथोड की रेडियस है। सो जब r की वैल्यू a के इक्वल है उस केस में d थीटा अपॉन dt की वैल्यू 0 होगी और इक्वेशन नंबर 7 के हमें वैल्यू मिलेगी 7 से हमें k की वैल्यू मिलेगी दैट k विल बी द माइनस 1 अपॉन 2 ऑफ ओमेगा c इंटू द a स्क्वायर। जब हमने यहाँ से k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट किया then we will be having the equation of r square d theta over dt, that is equals to the 1 upon 2 omega c into the r square minus 1 upon 2 omega c a square। सो यहाँ से हम जानते हैं कि द डी थीटा अपॉन dt क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, दैट इज द डी थीटा अपॉन dt। जब हम इस इक्वेशन को डी थीटा ओवर dt के लिए सॉल्व करते हैं तो हमें डी थीटा ओवर dt के लिए एक एक्सप्रेशन मिलता है दैट इज द 1 अपॉन 2 ऑफ ओमेगा c इंटू द 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। साथ ही अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखना हो, बिकॉज क्योंकि अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में EV दैट इज द 1 अपॉन 2 m v स्क्वायर होता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे v को रिप्रेजेंट करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में तो उस केस में हमने यहाँ पे लिखा है dr ओवर dt स्क्वायर प्लस r ऑफ d थीटा अपॉन dt स्क्वायर। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास में यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है अलॉन्ग विद इट्स रेडियल वेलोसिटी, सो हमने यहाँ पे यह कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है जस्ट एनोड को ग्रेस करके वापस से कैथोड में रिटर्न हो जाता है। उस केस में हम बोलते हैं r की वैल्यू b के बराबर होगी एंड v बराबर होगा v नॉट और dr अपॉन dt की वैल्यू होगी 0 के इक्वल। सो उस केस में जब हम इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर 9 में पुट करते हैं देन दिस इक्वेशन टर्न इनटू द इक्वेशन नंबर 10 दैट इज द b स्क्वायर d theta upon dt square, that is equals to the twice of E upon m into the B। E upon m that nothing but just a constant neta, so that will be equals to the twice of neta into the V naught। so हमने यहाँ पे जब इक्वेशन नंबर 8 है यहाँ से d theta upon dt की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 10 में पुट किया तो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 11 मिलती है। साथ ही हम यहाँ जानते हैं ओमेगा c इज द साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द इक्वल्स टू द नीटा ऑफ bc। ग्रेजिंग पोजीशन में हमें मिलता है उस केस में इक्वेशन नंबर 11 में जब हमने ओमेगा c की जगह पे नीटा bc वैल्यू पुट की है तो हमने जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास में एक bc की वैल्यू आती है, bc जिसको हमने कहा था कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड विच इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रेजिंग द इलेक्ट्रॉन to the surface of the anode and getting returned back to the cathode, and this is the expression for the BC और इस BC को हम कहते हैं हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब हम इस हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन में नीटा की वैल्यू पुट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक सिंप्लीफाइड फॉर्मूला मिलता है दैट इज द BC इज इक्वल टू 6.75 into 10 raised to the power minus 6 into the small b divided by the b square minus a square under root of the v naught Weber per meter square। As we are assuming that the small v is much greater than a और उस केस में हमें bc की वैल्यू मिलेगी इक्वेशन नंबर 12b के फॉर्मेट में। Here v naught is in the volts and small b is in the terms of the meter। इसका मतलब ये है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि bz की वैल्यू bc के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है फॉर अ पर्टिकुलर
वोल्टेज ऑफ वी नॉट, उस केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी एनोड की तरफ नहीं पहुंचेगा, मींस एनोड करंट की वैल्यू 0 होगी। कन्वर्सली अगर हम कहते हैं तो उस केस में कट ऑफ वोल्टेज की वैल्यू दैट इज अ BC फॉर अ गिवन BZ। तो यहाँ से हमने BZ के एक्सप्रेशंस की टर्म्स में हमने यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज के लिए एक फॉर्मूला रिप्रेजेंट किया है और इस VC को हम कहते हैं हल कट ऑफ वोल्टेज। इसका मीनिंग ये होता है कि अगर जो V नॉट है उसकी वैल्यू VC के कंपैरिजन में बहुत कम है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ BZ, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन कभी भी एनोड की तरफ नहीं पहुंचेगा। और हमने यहाँ पे आप इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए इस फिगर में हमने इलेक्ट्रॉन के टिपिकल ट्रेजेक्टरीज को शो किया है एट वेरियस मैग्नेटिक फील्ड्स। जब B की वैल्यू BC के कंपैरिजन में बहुत कम है तो उस केस में व्हेन B इज इक्वल टू द BC, जब मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द हल कट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उस केस में कैथोड से इलेक्ट्रॉन एमिट होता है, एनोड की सरफेस पे ग्रेज करके वापस कैथोड में रिटर्न हो जाता है। और जब मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू BC के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है उस केस में इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और वह बहुत ही फास्टर स्पीड से कैथोड से एमिट होकर वापस से कैथोड में ही रिटर्न हो जाता है। So these are the typical trajectories of the electron for different values of magnetic fields. Thank you so much.